नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 23 अगस्त 2018 को विद्युत विभाग भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर 23 अगस्त को पहली शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आया था उसी क्वेश्चन पेपर के हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो साथियों, आज की सीरीज़ का हमारा पहला प्रश्न है, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर किसका बना होता है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे संधारित्र की। कैपेसिटर को क्या कहते हैं? संधारित्र, जिसका कार्य है विद्युत ऊर्जा को स्टोर करना। क्या करना? स्टोर या संग्रहित करना है। क्या करना है? संग्रहित। कुछ समय के लिए यह विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है। अब मैं आपको इसका सिंबल बता देता हूँ। इसका सिंबल ये है कि इसके अंदर दो प्लेटें जो कि एक दूसरे से समांतर बनी होती है तथा बीच के अंदर कुछ दूरी होती है, जिसे यहाँ पे किया जाता है। दोनों प्लेटों को सेपरेट या अलग अलग रखने के लिए इसमें कुछ दूरी बनाई जाती है। साथियों, इसका कार्य है दोनों प्लेटों के बीच में दो हमारा गैप रखा गया है, उसका कार्य है यहाँ पे चार्ज स्थापित करना या फिर कैपेसिटेंस को मान को बढ़ाना है, अर्थात कैपेसिटेंस की दूरी का मान बढ़ाना। अब यहाँ पे बात हुई है वेरिएबल का मान है, अर्थात है परिवर्ती मान का संधारित्र। अब इसके अंदर परिवर्ती मान का संधारित्र होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर दो सिरे होते हैं। एक सिरे पे क्या होता है? चूड़ियाँ कटी होती है। मतलब एक प्लेट को क्या कहा जाता है? चल, तथा दूसरी क्या रहेगी? प्लेट स्थिर रहेगी। अब यहाँ पे चल इसका मान क्या होता है भी? हम आवश्यकता अनुसार यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच में संधारित्र का जो डाइलेक्ट्रिक जो स्थान है या सेपरेट स्थान है उसका मान बढ़ाया जा सकता है। मान बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का मान भी बढ़ेगा और दूरी कम होगी तो कैपेसिटेंस का मान भी कम होगा। अब मैं आपको क्या बता देता हूँ साथियों, जो इनके बीच में जो अचालक पदार्थ होता है उन जालियों के बीच के अंदर क्या भरी जाती है? वायु से रिलेटेड भरा होता है। अर्थात इनके बीच के अंदर जो अचालक पदार्थ होता है उनके बीच के अंदर भी वायु भरी जाती है। जब हम इसके मान को कम या ज़्यादा करेंगे तो इसके बीच में दूरी बढ़ेगी तो ये अपनी कैपेसिटी क्षमता को बढ़ाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, ये अक्सर वेरिएबल संधारित्र 10 पिकोफेरेड से 500 पिकोफेरेड तक बनाए जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बता देता हूँ एक वेरिएबल या परिवर्ती मान का संधारित्र का साइन कैसे होता है। परिवर्ती मान का संधारित्र का मान होता है ये, जिसमें हम आवश्यकता अनुसार मान को बढ़ाया घटा सकते हैं। तो साथियों, वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर वायु या हवा का उपयोग किया जाता है। तो यह भी आप इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पूछा गया है, हमारे पास फॉर्मूला होता है शक्ति का P बराबर VI। यहाँ पे हमें पास धारा नहीं है तो I का मान क्या होता है? V बटे R। तो साथियों, यहाँ पे हम कह सकते हैं P बराबर V स्क्वायर बटे R हो गया। अब साथियों, ये हो गई P1 और अपने पास शक्ति कितनी दे रखी है? P2 बराबर ये भी क्या हो गया? V2 बटे R। अब फॉर्मूला निकालें, R1 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V2 बटे P1 और बराबर यहाँ पे हम बात निकालें R2 निकालें तो ये आ जाएगा V स्क्वायर बटे P2।
अब यहाँ पे दोनों संधारित्र का अनुपात पूछा R1/R2, तो साथियों V² अब इसके बट्टे के अंदर क्या लगाएंगे, V² लगाएंगे, जो कि उसके मान सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, V² गुणा के अंदर ये बट्टे में है तो संख्या पलट जाएगी, तो क्या आ जाएगा P2/V²। का मान से V² कट गया, क्या बच गया P2/P1। P2 का मान कितना है 200 और शक्ति का मान कितना है 500, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, तो R1/R2 का अनुपात कितना आ गया 2:5 आ गया, जो कि हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को हमने कैसे सोल्व किया है ये आपको समझ में आया ही होगा। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो शक्ति का फॉर्मूला होता है P/VI होता है। I का मान हमें धारा का मान हमें नहीं दिया था, धारा का मान होता है V/R, I/V/R। तो हमने इस फॉर्मूले के अंदर P/V की जगह V/R रख दिया, गुणा किया तो क्या आ गया V²/R आ गया, बराबर P1 हो गया। यहाँ पे शक्ति होगी, यहाँ पे हमें 2 शक्ति दी गई है, तो एक को P1 मान लिया, जिसके प्रतिरोध को R1 मान लिया। जब हम इसके अनुपात हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा V²/R1। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जब हमें साथियों यहाँ पे R1/R2 की बात आएगी तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P2/P1, जो कि P2 200 दिया हुआ है और P1 दिया है 500। 2 शून्य से 2 शून्य कट के अनुपात क्या आ जाएगा R1/R2 बराबर 2:5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, किसी कंडक्टर में रिक्त स्थान की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजारने पर ऊष्मा होती है, अर्थात किसी चालक वह गर्म होगा, किस वजह से होगा वो हम बात कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे आपने एक नियम पढ़ा होगा, जूल का नियम पढ़ा है, कि जब किसी चालक पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वह डिपेंड करता है उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के, उस चालक के प्रतिरोध के, तथा उस चालक में कितनी देर विद्युत धारा प्रवाहित हुई। तो कोई भी चालक वह उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म होगा या उसके अंदर हीट उत्पन्न होगी, तो हीट होगी किसके कारण, रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, प्रतिरोध। तो साथियों किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो वह चालक तार उसके अंदर उपस्थित प्रतिरोध के कारण क्या हो जाएगा, गर्म होगा, और जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी। और इस नियम को क्या कहते हैं, जूल का नियम। जूल के नियम के अनुसार कोई चालक तार जब गर्म होगा जब उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक का प्रतिरोध तथा उस चालक में कितनी देर विद्युत धारा प्रवाहित हुई उस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो आपके पास जो ऑप्शन है उसके अंदर रजिस्टर है जो कि विद्युत धारा का विरोध करता है, कैपेसिटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है, इंडक्टर जिसे हम कहते हैं चौक कह सकते हैं, कुंडली कह सकते हैं। तो ये आपके पास चौक है, मतलब इस तरीके से इसमें कुंडली है। तो इसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करेगी तो इसके चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। तो साथियों एकमात्र इंडक्टर या कुंडली या चौक ऐसा डिवाइस है जो कि चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। रेक्टिफायर का कार्य है एसी को डीसी में बदलना। कैपेसिटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना। ट्रांजिस्टर का कार्य है इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों के अंदर कार्य करना। और रजिस्टर का कार्य है
विद्युत धारा का विरोध करना या विद्युत धारा का मान को नियत रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है, फ्यूज वायर का मूल्यांकन किस संदर्भ में किया जाता है, अर्थात मापन किस संदर्भ में। हम आपने सुना होगा भी किसी दुकानदार के पास जाके भी एक 5 एम्पियर का फ्यूज़ दे दो, एक 6 एम्पियर का फ्यूज़ दे दो, इसके बाद में एक 16 एम्पियर की एमसीबी दे दो, एक 32 एम्पियर की एमसीबी दे दो। अर्थात फ्यूज़ क्या है, एक सुरक्षा उपकरण है। क्या है, सुरक्षा उपकरण है। यह डिपेंड करता है, इसकी जो मूल्यांकन है वो एम्पियर के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, एम्पियर के अंदर किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्यूज वायर किसका बना होता है। फ्यूज वायर बना होता है शीशा प्लस टिन का बना होता है, शीशा या टिन का मिश्रण। उसके बाद में इसके साथ में क्या मिलाया जाता है, तांबा मिला दिया जाता है ताकि अच्छा बने। सबसे उसके बाद में अगर हमें फ्यूज वायर ज़्यादातर तांबे के उपयोग ही किए जाते हैं, इनके अलावा चांदी एल्यूमिनियम के भी फ्यूज वायर उपयोग किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्यूज वायर का कार्य किसी परिपथ में सामान्य से अधिक प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित हो जाने पर फ्यूज वायर पिघल कर टूट जाता है और अपने जो परिपथ है उसको सर्किट को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। साथियों अब देख लेते हैं, कोई अपने पास परिपथ है, वहाँ पे इस सर्किट की जो क्षमता है वो 1 एम्पियर है। क्या है, 1 एम्पियर। और यहाँ पे हमने 1 एम्पियर का क्या लगा दिया, फ्यूज वायर लगा दिया। तो अगर ये फ्यूज वायर के अंदर 1.5 गुना अर्थात इससे जितने मान का जो अपने पास कुछ जितने मान का फ्यूज है उससे 1.5 गुना अधिक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई तो वह फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अर्थात तो वह, यही हमने बात की थी H बराबर I²RT। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो फ्यूज वायर बनाया जाता है उसको डिपेंड करता है, उसका प्रतिरोध फिक्स रखा जाता है। और कुछ समय के लिए अगर उसमें से अपने से मान से 1.5 गुना तक अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वह फ्यूज वायर पिघल के टूट जाएगा। यह सुरक्षा युक्ति के अंदर आता है। एक बात और बता देता हूँ, फ्यूज वायर को हमेशा फेज के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न है, किसी सर्किट में 33 ओम का रजिस्टर 2 एम्पियर का करंट लेता हो तो पूरे रजिस्टर में वोल्टेज क्या रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे साथियों ओम का नियम लागू होगा। अब साथियों हमने पढ़ा होगा ओम के नियम के अनुसार V जब किसी चालक तार में V बराबर IR, अर्थात ओम का नियम जब किसी चालक तार की वोल्टेज उस पर डिपेंड करेगी विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो साथियों V बराबर IR ओम का नियम से, तो V हमें वोल्टेज निकालनी है जहाँ पे हमें धारा दी गई है 2 एम्पियर और प्रतिरोध दिया गया है 33 ओम। तो 33 दुए 66 और वोल्ट का मात्रक क्या है, वोल्ट या V लिख सकते हो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 66V। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर सर्किट में दोनों में या दोनों के लिए सही है। तो साथियों हम जब बात करें दो परिपथ की तो मैं आपको बता देता हूँ श्रेणी और समांतर। श्रेणी परिपथ के अंदर हमेशा धारा क्या रहती है, एक समान रहती है और समांतर के अंदर
वोल्टेज एक समान रहती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि घरों की जो घरेलू वायरिंग होती है वो कौन से क्रम में की जाती है, तो वह समांतर क्रम में की जाती है, जिसका मुख्य कारण क्या रहता है, सभी परिपथों तक या सभी जो घटक लगे हैं हमने, जैसे बल्ब लगा है, पंखा लगा है, उन सभी तक वो एक समान वोल्टेज का पहुंचाना। श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी, समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहेगी। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, श्रेणी के अंदर जो वोल्टेज रहती है वो सभी घटकों के टोटल वोल्टेज सभी घटकों के कुल योग के बराबर रहेगी, V2 प्लस V3। और यहाँ पे समांतर क्रम के अंदर जो कुल धारा रहेगी वो सभी घटकों के बराबर रहेगी, जैसे IT, क्योंकि यहाँ पे धारा अलग अलग रहती है। IT बराबर I1 प्लस में I2 प्लस में I3। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ एलिमेंट, ये हमारा ऑप्शन गलत है। करंट संयोजक होते हैं, करंट संयोजक वोल्टेज मतलब अलग अलग होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो परिपथ श्रेणी हो चाहे समांतर हो, उसके अंदर जो घटक हैं अर्थात पावर है P बराबर VI, ये दोनों क्या रहेंगे, संयोजक रहेंगे, अर्थात पावर संयोजक या दोनों कनेक्शन उपलब्ध रहेंगे। घटक चाहे श्रेणी हो, परिपथ चाहे समांतर हो, उसके अंदर पावर हमेशा क्या रहेगी, उपलब्ध रहेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक सीरीज और समांतर सर्किट में पावर संयोजन हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो इसका D हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर वाउंड या एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आपने प्रतिरोध का नियम पढ़ा होगा। एक चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है उस चालक की लंबाई पे, एक चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है उसके कटाक्ष क्षेत्रफल में, एक चालक का कंडक्टर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे साथियों इन दोनों के समीकरण से चालक का नियम है वो है R लंबाई के समानुपाती प्रतिरोध तथा कटाक्ष क्षेत्रफल के युक्त क्रमानुपाती होता है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर उसके कटाक्ष क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया हो तो यहाँ पे अपने पास जो समीकरण आएगी वो आएगी एक R गुणा में L। कटाक्ष क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना किया गया हो और सिर्फ उसकी क्या की गई हो, लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए, तो ये अपने पास प्रतिरोध कितना है 0.2 ओम है और इसकी लंबाई को क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। तो इसका जो मान है, शुरुआती जो मान है, इसके मान के अंदर भी प्रतिरोध के मान में भी क्या होगा, इसका प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.4 ओम हो जाएगा। अगर किसी कंडक्टर के अंदर उसके कटाक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है तो जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 0.4 ओम। अगला हमारा प्रश्न है, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ को या कांच की छड़ के उपस्थित क्या चीज़ रेशम के कपड़े पर हस्तांतरित हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, विद्युत दो प्रकार की होती है, एक चल विद्युत, दूसरी स्थिर विद्युत। चल विद्युत की खोज की थी वोल्टेज ने और स्थिर विद्युत की खोज की थी थेल्स ने। थेल्स ने क्या किया, दो वस्तुओं का घर्षण करवाया। यह आप मान लो भी, एक मान लो कपड़ा मान लो और एक मान लो कांच की छड़, ये हो गया कपड़ा। अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि थेल्स ने क्या किया, एक कपड़े को एक कांच की छड़ से रगड़ने के बाद मैं आपको बता देता हूँ दोनों के घर्षण करवाया। घर्षण के कारण जो छड़ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, छड़ के इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए,
कपड़े पे चले गए, जिसके कारण छड़ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी आई तो इस पे धन आवेश आ गया, और कपड़े पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता आई तो इस पे ऋणात्मक आवेश आ गया। तो कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का दोनों का घर्षण करवाया तो कांच की छड़ के उपस्थित इलेक्ट्रॉन कपड़े पे चले गए। क्या हो गए यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ पे जिसे थेल्स ने स्थिर विद्युत का नाम दिया। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ, इसके साथ में मैं आपको इतना भी बता देता हूँ कि इस थ्योरी को थेल्स ने क्या किया? थेल्स की फ्लूइड थ्योरी, क्या नाम? फ्लूइड थ्योरी का नाम दिया गया। दो वस्तुओं का घर्षण करवाएंगे तो एक पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चले जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पे पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पे नेगेटिव सिरा आ गया। अब दूसरा उदाहरण ये चल रहा है, दूसरा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि एक एबोनाइट की छड़, किसकी? एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा तो साथियों बिल्ली की खाल पे जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे वो किस पे चले गए? एबोनाइट की छड़ पे चले गए। किस पे? एबोनाइट की छड़ पे। तो बिल्ली की खाल पे धनात्मक आवेश तथा एबोनाइट की छड़ पे ऋणात्मक आवेश आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हमारा और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न इस प्रकार है कि एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एक एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन कितना होता है। यहाँ पे बात की गई है साथियों कि एक तो है कॉपर का वायर और एक है एल्यूमिनियम का। दोनों का कटाक्ष क्षेत्रफल तथा प्रतिरोध क्या है? समान है। दोनों का कटाक्ष क्षेत्रफल और प्रतिरोध क्या है? समान है। तो साथियों अगर कॉपर का 1 किलो वजन है, ठीक है, एल्यूमिनियम का वजन कितना होगा? 500 ग्राम होगा। कितना? 500 ग्राम होगा। अगर कॉपर कंडक्टर एक ही प्रतिरोध का है और उसी प्रतिरोध का एल्यूमिनियम है, दोनों का कटाक्ष क्षेत्रफल सेम है, तो वजन के अंदर कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम हल्का होता है तो 50% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना? 50%। इसके बाद में हम बात की जाए, यही एक प्रश्न और पूछा गया था चालकता का। अगर इसकी चालकता क्या रहेगी? तो साथियों अगर चालकता क्या रहेगी? कॉपर एल्यूमिनियम से अच्छा चालक है, तो अगर इसकी चालकता 100% है, 100% है, तो एल्यूमिनियम की चालकता कितने रहेगी? 60% रहेगी। चालकता रहेगी 1/6 और मान लीजिए ये रहेगा, वजन रहेगा 1/5, मतलब आधा रहेगा, 1/2 आधी रहेगी। ये भी आप ध्यान रखना। आज की सीरीज़ में हमने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं और 10 प्रश्न आने वाली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।